तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना PMDC का कोर्स। और तकरीबन इसका जो हमारा लिमिट है वो 2 से ढाई महीने है इंशाल्लाह, जिसमें हम फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों कवर करेंगे। और पूरा जो PMDC का सिलेबस है हम उस हिसाब से चलेंगे और हर सब्जेक्ट को और उसके हर टॉपिक्स को हम कवर करेंगे एक बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम चलते हैं PMDC MD कैट करिकुलम के ऊपर। तो हमारे पास जो है बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फ़िज़िक्स है, इंग्लिश है और लॉजिकल रीज़निंग है। तो ये हमारे पास एक मेन सिनेरियो है जो हमारे पास MD कैट का है। तो अब हम जो उसके डिफ़िकल्टी लेवल और उसके जो हम पेपर पैटर्न हैं हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम उसको डिस्कस करते हैं इसके पेपर पैटर्न को, क्योंकि MD कैट की डेट अभी आई नहीं है PMDC से। तो जैसी ही आएगी तो ज़्यादातर एक्सपेक्टेड है कि अगस्त के एंड में या फिर सितंबर के शुरू में इंशाल्लाह MD कैट होगा। ज़्यादातर 8 सितंबर आ रही है डेट, मगर अभी फाइनलाइज़ नहीं हुई है और ना ही अभी रजिस्ट्रेशन ओपन हुई हैं। जैसी रजिस्ट्रेशन ओपन होंगी उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या है, उसके हिसाब से फिर हम और जल्दी जल्दी कवर अप करेंगे इंशाल्लाह अच्छे तरीके से। तो PMDC का सबसे पहले स्ट्रक्चर है वेट, एज और डिफ़िकल्टी लेवल से तो हम बात करते हैं इसके पेपर पैटर्न के ऊपर। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ MCQs हैं 200। ठीक है। ड्यूरेशन जो है MD कैट की वो है 3.5 घंटे, 3.5 आवर्स। फॉर्मेट जो है इसका पेपर बेस्ड है, MCQs होंगे पेपर बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होंगे, पेपर बेस्ड MCQs होंगे जैसे हम लोग देते हैं अपने आगा खान के पेपर्स वगैरह। मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर मेडिकल कॉलेज एडमिशन के लिए 65% होने चाहिए आपके पास। ठीक है। और मिनिमम पास मार्क्स फॉर डेंटल कॉलेज एडमिशन आपके पास 55% होने चाहिए। ठीक है। और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये देखिए कोई सवाल गलत हो तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जैसे आगा खान में आपके सवाल गलत पर 0.25 नंबर्स कटते हैं MCAT आगा खान के एंट्री टेस्ट में, मगर PMDC में ऐसा कोई सीन नहीं है। तो अगर हम वेट एज की बात करें, हमारे पास सब्जेक्ट है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। तो बायोलॉजी के टोटल नंबर ऑफ़ MCQs हमारे पास हैं 68। सबसे ज़्यादा MCQs हमारे पास बायो से आएंगे, 68 MCQs होंगे और परसेंटेज इसकी बनेगी 34%। केमिस्ट्री की बात करें 54 MCQs होंगे और 27% इसके हमारे पास परसेंटेज होगी। फ़िज़िक्स की बात करें तो 54 MCQs होंगे और 27% हमारे पास की परसेंटेज है। इंग्लिश की बात करें तो 18 MCQs होंगे और परसेंटेज 9% होगी। लॉजिकल रीजनिंग के 6 MCQs होंगे और 3% इसकी हमारे पास परसेंटेज होगी। तो टोटल नंबर ऑफ़ परसेंटेज MCQs अगर हम देखें तो हमारे पास 200 हैं टोटल MCQs, यानी कि 200, 68 प्लस 54 प्लस 54 प्लस 18 प्लस 6 प्लस 200 MCQs और परसेंटेज 100। तो इसमें से हमें तकरीबन 65% तो लाने ही लाने हैं 100 में से 65%, ताकि हम एडमिशन के लिए एलिजिबल हो सकें। तो अगर ऐसे कि लिखा हुआ है ना यहाँ पे 65%, जैसे हम कहते हैं कट ऑफ, यानी कि कट ऑफ मार्क्स आपके 65% होने चाहिए एडमिशन के लिए। तो ये भी एक मेन चीज़ है। अब अगर हम बात करें डिफ़िकल्टी लेवल की कि PMDC का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है, तो देखें 20% MCQs तो आपके पास आ रहे हैं ईज़ी, यानी कि इंतहाई ईजी किस्म के जो MCQs होते हैं ना, जो बच्चा देख के कर सकता है कि हाँ भाई यही होगा, उसमें कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होती। तो वो 20 MCQ मतलब 20% MCQs होंगे। 60% 60% हमारे पास मॉडरेट यानी कि मीडियम लेवल के MCQs होंगे, इसमें ईजी भी होंगे और हार्ड भी होंगे, तो मॉडरेट लेवल के। तो वो तकरीबन आपके पास 60% आएंगे। तो ये आपके पास थोड़ा 80% हो गए MCQs और बाकी के 20% आपके पास बचे हार्ड लेवल के, यानी कि मुश्किल लेवल के, जो आपको थोड़ा टाइम ले सकते हैं सोचने में, समझने में। तो वो टोटल नंबर ऑफ़ MCQs हमारे पास 20 होंगे। तो ये आपके सामने एक पूरा पेपर पैटर्न है। अच्छा, ये पूरा 2024 के मुतालिक है सब कुछ। 2024 से रिलेटेड हमारे पास सारे पेपर पैटर्न है। इसका सिलेबस डाउनलोड कर लिया है मैंने, तो ये सब आपको समझा दिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे सेक्शन 1 बायोलॉजी, क्योंकि सबसे पहले हम शुरू करेंगे बायो से, फिर केमिस्ट्री से, फिर फ़िज़िक्स से, फिर इंग्लिश से और फिर लॉजिकल रीजनिंग से। अगर मैं थोड़ा सा और बताऊं कि हमारे पास जो इंग्लिश है और लॉजिकल रीजनिंग में उसमें इतना टाइम नहीं देना होगा, उसमें तो बहुत कम टाइम में हम कर लेंगे। मगर बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री ऐसे हैं
जिनको हमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों कवर अप करने हैं, और ये काफ़ी एक मुश्किल टास्क है। मगर ये कि अगर हम देखें तो बायो को हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, टोटल 13 चैप्टर्स हैं। दोनों के मिला के टोटल हमारे पास 13 चैप्टर्स हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर में हमारे पास 14 चैप्टर्स थे और सेकेंड ईयर में हमारे पास 13 चैप्टर्स थे। तो ये हमारे पास एक काफ़ी बड़ा सीन हो गया था कि भाई इतना सारा सिलेबस कैसे कवर होगा। तो पीएमडीसी ने इस बार जो है हमारे पास एक रिलीव दे दी। वैसे तो हमारे पास टोटल्स बन रहे हैं 27 चैप्टर इन दोनों को मिला के, मगर अब हमारे पास टोटल हैं 13 चैप्टर्स, जिसमें हमारे पास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों हमारे पास मिलाकर हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। बायो में कंटेंट लिस्ट फॉर बायोलॉजी यानी कि सब्जेक्ट टॉपिक लिस्ट फॉर बायोलॉजी। तो नंबर 1 पे हमारे पास है बायोडाइवर्सिटी, जो हमारे पास फर्स्ट ईयर का चैप्टर है। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, फर्स्ट ईयर चैप्टर यानी कि फर्स्ट मीन्स फर्स्ट ईयर चैप्टर। बायोएनर्जेटिक, ये भी फर्स्ट ईयर का चैप्टर है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ये भी फर्स्ट ईयर का चैप्टर है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये भी फर्स्ट ईयर का चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन कंट्रोल, नर्वस कोऑर्डिनेशन सेकेंड ईयर का चैप्टर है। डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स को हम कह सकते हैं हमारे पास सेकेंड ईयर का चैप्टर है, यानी कि किंगडम एनिमिलिया जिसे हम कहते हैं। एंजाइम्स, सॉरी, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स हमारे पास है फर्स्ट ईयर का चैप्टर। एंजाइम्स भी फर्स्ट ईयर का चैप्टर है। एवोल्यूशन सेकेंड ईयर का है। लाइफ प्रोसेस एनिमल एंड प्लांट न्यूट्रिशन गैस एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट, ये भी हमारे पास सॉरी फर्स्ट ईयर का चैप्टर है। और ये तीनों इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और बायो एनर्जेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ये भी फर्स्ट ईयर का है। प्रोकैरियोट्स भी फर्स्ट ईयर का है। रिप्रोडक्शन सेकेंड ईयर का है। सपोर्टर एंड मूवमेंट बोन्स सेकेंड ईयर का। वेरिएशन जेनेटिक्स सेकेंड ईयर का। तो ज़्यादातर हमारे पास इस बार पीएमडीसी ने फर्स्ट ईयर का सिलेबस रखा है। सेकेंड ईयर के सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर्स हैं, और फर्स्ट ईयर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चैप्टर्स हैं फर्स्ट ईयर के। यानी कि मेजर पोर्शन आपका इस बार है फर्स्ट ईयर का। तो और अगर देखा जाए तो बायोलॉजी फर्स्ट ईयर की ही ज़्यादा मुश्किल है, सेकेंड ईयर की तो फिर भी आसान है। तो हमें ज़्यादातर मेहनत करनी है फर्स्ट ईयर पे, और सेकेंड ईयर इंशाल्लाह हम और अच्छी तरह करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, और तब हम बायोलॉजी के जो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स से, ठीक है। और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे अपने उसके हिसाब से, नंबरिंग के हिसाब से कौन से चैप्टर को पहले ही करना है फिर दूसरा। तो अगर हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसका हमें एसएलओज दिए हुए हैं। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के हमें जो एसएलओज दिए हुए हैं उसमें हमारे पास जो सब टॉपिक्स हैं वो हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इंट्रोडक्शन। फिर उसमें बात आती है वाटर की, उसमें बात आती है कार्बोहाइड्रेट्स की, उसमें बात आती है प्रोटीन्स की, लिपिड्स की, और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये तो सब टॉपिक्स हैं। अब अगर हम इनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, यानी कि जो हमें सिलेबस में रिक्वायर्ड है एमसीक्यू से रिलेटेड, सब कुछ 2024 का ही पैटर्न है। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में है डिफाइन एंड क्लासीफाई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, describe biologically important properties of water, polarity, hydrolysis, specific heat, water as solvent and reagent, density, cohesion, ionization. डिस्कस कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेक्राइड्स, ग्लूकोज, ओलिगोसेक्राइड्स, केन शुगर हमारे पास आ गई, सक्रोस, लैक्टोज, पॉलीसेक्राइड्स में स्टार्चेस, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन। डिस्क्राइब प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, डिस्क्राइब लिपिड्स, phospholipids, triglycerides, alcohol and esters, acyl glycerol. Give an account of RNA, discuss conjugated molecules, glycol lipids, glycol proteins. तो ये हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का सबसे मेन टॉपिक्स हमें दिए गए हैं पीएमडीसी की तरफ से, और ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो हम अब स्टार्ट करते हैं इसकी 1 बाय 1 प्रिपरेशन करना, और कोशिश करेंगे कि आज के टॉपिक में हम इसको ख़त्म कर दें, कि टाइम भी कम है और हमें ये कवर भी करना है, और इंशाल्लाह अच्छी तरह हो जाएगा ये सब कुछ। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का टॉपिक।
तो हमारे पास हमारा फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जो कि फ़र्स्ट ईयर से है और पीएमडीसी ने भी इस बार इंक्लूड किया है, और इसका हम क्रैश कोर्स करेंगे अकॉर्डिंग टू 2024 सिलेबस के मुतालिक। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इसको हम एक और नाम दे सकते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री हम केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं ये सेकंड ईयर में, मगर हम फर्स्ट ईयर में भी हम पढ़ चुके हैं और बाकी भी हम और क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो बायोकेमिस्ट्री हम इसे कह सकते हैं। और अगर हम बात करें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की, तो हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहा गया है फर्स्ट एसएलओ हमें पीएमडीसी का, तो हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी कि लार्जर मॉलिक्यूल्स। सॉरी, राइटिंग थोड़ी मैं सही कर लूँ। मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करें ना, तो हमारे पास जो मेन टॉपिक है हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स का, वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ही कवर करता है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को अगर हम डिफ़ाइन करें तो वो टोटली बेस्ड है मैक्रो मॉलिक्यूल्स पे। ये एक मेन चीज़ है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से हो गए? कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स भी हम पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में, और लिपिड्स ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब आपके पास हो गए मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आपके पास इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक आयंस वगैरह हो गए, उससे हम कह सकते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। जैसे कि हमारे पास फॉस्फोरस हो गया या फिर कॉपर हो गया, इन सब को हम कह सकते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। जिंक हो गया, ये सब छोटे लेवल के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन्हें हम डिस्कस नहीं करेंगे इस चैप्टर में। हम करेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। और हम न्यूक्लिक एसिड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि हम ये डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के एसएलओ के मुतालिक ये हमारे पास एक फॉर्मेट आ गया और इंट्रोडक्शन आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, क्या कहते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स में अगर हम देखा जाए, तो हमारे पास एक तो सबसे मेन चीज़ हमारे पास है, अबाउट 80% हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मास है वो वाटर से बना है। 80% वाटर से हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म का मास है। और जो है जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो मोस्टली हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन में टेक प्लेस करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। और जो है हमारे पास जो अदर जैसे कि हमारे पास ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड्स हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो हमारे पास तकरीबन 93% हमारे पास जो है ड्राई मास है, यानी कि हमारे पास जो मास है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ये तकरीबन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, 93% ड्राई मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। और 7% हमारे पास स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स 7%, लाइक वाइटामिन्स हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इनऑर्गेनिक आयंस। तो ये सब हमारे पास छोटे लेवल के माइक्रो मॉलिक्यूल्स में हो गए, तो वो 7% है। यानी कि 80% हमारा वाटर मास है, 93% ड्राई मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, और 7% हमारे पास स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, वाइटामिन और इनऑर्गेनिक आयंस। तो ये सब हमारे पास है एक इंट्रोडक्शन। तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं अपने थोड़े से और इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो अगर हम देखें हमारे पास जो है ना एक पहले हम एसएलओ को चेक कर लेते हैं कि हमने कहाँ तक कवर किया। डिफ़ाइन एंड क्लासीफाई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब हम इम्पोर्टेंस वगैरह, ठीक है। तो अभी हमने इसको डिफ़ाइन किया, हमने बायो केमिस्ट्री को, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को। अब हम बात करते हैं एक अच्छी और मज़ेदार चीज़ की, जो कि है हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल।
एक माइक्रो मॉलिक्यूल है जिसको हम कहते हैं वाटर। वाटर हमारे पास एक माइक्रो मॉलिक्यूल है H2O, सही है। तो अगर हम करें इसकी बात, क्योंकि वाटर मेन चीज़ हमें इसमें काफ़ी रिकमेंड की गई है सिलेबस में, तो वाटर इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड। बहुत की कॉन्सेप्ट्स लेंगे हम, डिटेल में तो जाना ही नहीं है हमें, जो हमारे काम आए हम बस वो करेंगे। तो माइक्रो मॉलिक्यूल में वाटर है मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड। वाटर कंस्टिट्यूट्स अबाउट 60 to 95% of the fresh weight of an organism। 60 से लेकर 95% हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का वेट है वो वाटर से कॉन्स्टिट्यूट है। अगर हम वाटर की कुछ क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें ना, तो हमारे सिलेबस में भी यही कहा गया है कि वाटर की आप कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें। देखें, डिफाइन एंड क्लासीफाई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमने कर दिया, क्लासीफाई हमने कर लिया, क्या कहते हैं प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स हमने क्लासीफाई कर लिए। इंपॉर्टेंस आपको मैंने बता दिया वाटर के क्या क्या, वाटर हमारे पास कितना कॉन्स्टिट्यूट है, और वो क्या कहते हैं ड्राई मास कितना है, और वाइटामिन और ऑर्गेनिक मटेरियल्स कितने हैं, ये सब भी हो गया। अब हम बात करेंगे डिस्क्राइब बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, पोलैरिटी, हाइड्रोलिसिस, स्पेसिफिक हीट, वाटर सॉल्वेंट एंड रिएजेंट, डेंसिटी, कोहेजन, आयोनाइजेशन। तो ये मेन चीज़ है और काफ़ी तरह आपके जो है ना MCQs में आती भी है वाटर से मुताल्लिक। तो अभी हमने वाटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया। माइक्रो मॉलिक्यूल एक वाटर है, अबंडेंट कंपाउंड, 60 to 95% फ्रेश वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करेंगे वाटर की प्रॉपर्टीज़ की। अगर आपने इसमें एक्सेल कर लिया तो आप अच्छा काफ़ी आगे पढ़ सकते हैं वाटर के बारे में। वाटर की प्रॉपर्टीज़, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर की प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर की प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से हैं? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग होती है, इंतहाई स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग होती है वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम इसकी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, वाटर एज अ सॉल्वेंट, कि वाटर सॉल्वेंट कैसा है। सॉल्वेंट यानी कि कोई भी लिक्विड चीज़। तो वाटर एज अ सॉल्वेंट क्यों उतना अच्छा है? तो वाटर अगर मैं आपको डिफ़ाइन करूँ, बिकॉज इट इज़ चार्ज्ड। क्या बोला मैंने अभी? बिकॉज इट इज़ चार्ज्ड। वाटर एक चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, यानी कि आयोनिक चार्जेस हैं उसके ऊपर। हाइड्रोजन के ऊपर अगर हम देखें ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये आपके पास प्लस है, ये भी प्लस है, और ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तो आपके पास जो है चार्ज आयंस हैं। तो वाटर बिकॉज ऑफ इस चार्ज्ड प्रॉपर्टी इट इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट। अगर MCQ आ जाए तो आप क्या बोलोगे, मतलब क्या टिक करोगे कि चार्ज्ड मॉलिक्यूल इतनी गुड सॉल्वेंट है। चार्ज्ड, और क्योंकि चार्ज भी है और पोलर भी है। पोलर मतलब किसी भी एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अगर आपके पास 1 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 1, तो उसे हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। थोड़ा मैं इसको लिख दूँ अच्छी तरह, 1 से ज़्यादा है तो उसे हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की आई थिंक 2.1 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ऑक्सीजन की आई थिंक 3.5 कुछ होती है, समथिंग आई गेस सो। तो काफ़ी डिफरेंस आ रहा है 1 से भी ज़्यादा, तो हम इसलिए कहते हैं कि इट इज़ पोलर मॉलिक्यूल। किसी भी अगर 1 से कम हो तो हम उसे नॉन पोलर कहते हैं। तो बिकॉज वाटर इज़ अ चार्ज्ड मॉलिक्यूल एंड इट्स पोलैरिटी, तो अब जो इसमें सॉल्ट्स डालेंगे हम, क्योंकि सॉल्ट्स भी हमारे पास जैसे कि NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड, तो वो भी हमारे पास चार्ज्ड है, NaCl माइनस Na+। सॉल्ट्स हो गए, या फिर आपके पास अमाइनो एसिड्स हो गए, वो भी चार्ज्ड होते हैं, आपको पता है, और जो है वाटर के अंदर रेडिली डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो इसलिए हम वाटर को कहते हैं इज़ अ गुड सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ इट्स पोलैरिटी एंड बिकॉज ऑफ इट्स चार्जिंग नेचर। तो जितनी भी चार्जिंग आपके पास कंपाउंड्स हैं वो वाटर के अंदर जाके अपने चार्जेस को डिज़ोल्व कर लेते हैं, ठीक है, और उन्हें हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी को हाइड्रोफिलिक। जब कोई आपका कंपाउंड वाटर के अंदर जाके डिज़ोल्व हो गया, वो आयोनाइज्ड हो गया, तो हम उसे कहते हैं वाटर फिलिक, यानी कि वाटर लविंग। वाटर लविंग
और वाटर हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर हीटिंग यानी कि वाटर से दूर भागने वाला। अब अनचार्ज्ड और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं सच है जैसे कि लिपिड्स हमारे पास अनचार्ज्ड हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, तो हम उन्हें कहते हैं हाइड्रोफोबिक। लिपिड्स को और हम जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं हम उन्हें हाइड्रोफोबिक कहते हैं यानी कि वाटर हीटिंग। तो ये हमारे पास वाटर की फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाटर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। तो वाटर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका अगर मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दूँ ना तो वो ये है कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो है 4.2 जूल्स ग्राम इनवर्स और सेंटीग्रेड इनवर्स। तो ये क्या है, यानी कि वाटर 4.2 जूल्स ऑफ एनर्जी लेता है वाटर जो है आपके पास 4.2 जूल्स ऑफ एनर्जी लेता है टू हीट 1 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि मेरे पास कोई पानी है वो कितनी एनर्जी लेगा 4.2 जूल्स, कितना हीट करने के लिए 1 ग्राम को हीट करने के लिए वाटर के कितना टेम्परेचर से 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेस कर दे उसका टेम्परेचर 4.2 एनर्जी लेकर 1 ग्राम ऑफ वाटर, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो इसलिए हम कहते हैं कि वाटर, क्योंकि ये एनर्जी जो है ना ये बहुत ज़्यादा है। अब मैं लिखूँगा नहीं क्योंकि टाइम भी बहुत कम है, लिखने से ज़्यादा ये कि टाइम वेस्ट होगा, तो मैं आपको समझाऊँगा। 4.2 जूल्स ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ वाई वाटर इज़ एक तरीके से हमारे पास वाटर जो है सी में अगर हम देखें ओशियन में तो उसका टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, यानी कि 1 ग्राम ऑफ वाटर के लिए 4.2 एनर्जी चाहिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेस करने के लिए, यानी कि वाटर का टेम्परेचर तो कांस्टेंट रह रहा है एक तरीके से। तो उसलिए हमारे पास जो समंदर है उसमें हमारे पास वाटर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं हो सकती कि हम बार बार टेम्परेचर की फ्लक्चुएशंस को वाटर ओवरकम कर सके। तो इसलिए वाटर का टेम्परेचर मोस्टली हमारे पास जो है कांस्टेंट रहता है सी के अंदर। तो ये मेन पॉइंट है, मैंने सी टेम्परेचर में लिख देता हूँ, सी टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इसलिए वाटर की काफ़ी एनर्जी चाहिए 1 ग्राम ऑफ वाटर टू रेज 1 डिग्री सेंटीग्रेड बाय अब्जॉर्बिंग 4.2 जूल्स ऑफ एनर्जी। तो सी टेम्परेचर इसलिए रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। तो हमारे पास ये भी कवर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, ये याद रखने की है वैल्यू। नंबर 3 हमारे पास है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये क्या है, चलें पढ़ते हैं। वाटर रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू चेंज स्टेट फ्रॉम लिक्विड इनटू गैस। पता है ना वेपोराइजेशन, लिक्विड टू गैस में होना। तो लिक्विड टू गैस के लिए हमारे पास वाटर कुछ ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लेती है। ठीक है, अब जो हमारे पास एनिमल्स के अंदर जो हमारे पास कूलिंग मैकेनिज़्म है, जैसे कि स्वेटिंग हो गया, पसीना आना, स्वेटिंग और पेंटिंग, यानी कि डॉग जो अपनी ज़बान बाहर निकाल के पेंटिंग करती हैं वो, और प्लांट्स की अगर हम बात करें ट्रांसपायरेशन करते हैं वो। तो वाटर एवापोरेट्स, इट एक्सट्रैक्ट्स हीट फ्रॉम अराउंड इट कूलिंग द ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है भाई, जब भी हम कोई हीट लेते हैं तो वाटर उससे लिक्विड से गैस बन जाती है। तो इसलिए हमारे पास ये एक स्वेटिंग, पेंटिंग, ट्रांसपायरेशन एक कूलिंग मैकेनिज़म्स हैं हमारे पास, कि हमारे पास जो कूलिंग मैकेनिज़्म है ये इसी वजह से है कि वाटर की हमारे पास जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एक प्रॉपर्टी है। यानी कि लिक्विड पसीना आता है तो वो ट्रांसपायर हो जाता है हमारा, या प्लांट्स ट्रांसपायरेशन करते हैं तो वो कूलिंग मैकेनिज़्म आता है लेटिंग हीट ऑफ वेपोराइजेशन में। तो ये हमारे पास एक मेन टॉपिक है वाटर का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर 4 हम बात करते हैं, हमारे पास आती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब हमें पता है वाटर रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड।
अभी तो हमने बात की लिक्विड टू गैस, अब हम बात कर रहे हैं सॉलिड टू लिक्विड, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूज़ कैसे हो रहे हैं उसके एटम्स, तो इसके लिए आपको वाटर को फिर से वही काफ़ी एनर्जी लॉस करनी पड़ती है। अगर सॉलिड है तो उसके अंदर एनर्जी है, तो एनर्जी का मतलब ये उसे एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी टू बिकम इन द लिक्विड स्टेट। ठीक है, यानी कि अब हम कह सकते हैं दिस मीन्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फ्रीज़ वाटर, यानी कि ये डिफ़िकल्ट टास्क है वाटर को फ्रीज़ करने का। तो इसलिए हमारे पास जो आइस क्रिस्टल्स हैं वो लेस लाइकली होते हैं इनसाइड द सेल्स के अंदर फॉर्म होने के लिए। दोबारा समझाता हूँ, अगर सॉलिड के अंदर काफ़ी एनर्जी लॉस होगा तभी वो लिक्विड में जाएगा, इसलिए हमारे पास जो आइस क्रिस्टल्स हैं वो हमारे पास ज़्यादातर फॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इससे भी हम इतना अच्छा मतलब पढ़ सकते हैं इस तरीके से। तो ये भी हमारे पास हो गया, यानी कि वही बात, ज़्यादा एनर्जी भी ले रहा है, ज़्यादा एनर्जी लॉस भी करनी है। एनर्जी लेगा तो ट्रांसपायर करेगा, वेपराइज्ड होगा, लॉस करेगा तो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में बनेगा। तो इसलिए आइस क्रिस्टल्स जो है हमारे पास लेस लाइकली टू फॉर्म होते हैं इनसाइड सेल्स। ठीक है, हमारे पास ज़्यादातर लिक्विड ही रहते हैं, हमारे पास क्या कहते हैं वो, हमारा जो साइटोसोल है वो ज़्यादातर लिक्विड रहता है इसी वजह से, क्योंकि ज़्यादा फ्यूजन एनर्जी कहाँ से आएगी आइस क्रिस्टल्स में बदलने के लिए। तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई। और फिर उस आइस से लिक्विड बनना, वो भी एक काफ़ी एनर्जी लॉस करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी हो गई। अब हम बात करेंगे डेंसिटी की। डेंसिटी का मतलब क्या है, वाटर इज़ यूनिक इन दैट सॉलिड स्टेट, यानी कि आइस। सो अगर हम बात करें, हमारे पास वाटर जो है लेस डेंस है लिक्विड स्टेट से। जो आइस है ना हमारे पास सॉलिड स्टेट, वो ज़्यादा डेंस है, और जो लिक्विड स्टेट है हमारे पास वो कहते हैं लेस डेंस है। सो इसी वजह से हमारे पास जो आइस है ना वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। अब जो आपका टेम्परेचर है वो जैसे ही आपका कम हुआ, टेम्परेचर आपका वाटर का कूल हुआ, तो जो वाटर की जो बॉडीज़ हैं अंदर वो फ्रीज़ हो जाती हैं फ्रॉम द सरफेस। अगर आप देखो, आप कोई झील वगैरह जाओ तो वो जो वाटर की जो वो आपकी क्या कहते हैं वाटर पानी है वो आपका जम जाता है। ठीक है, सरफेस के ऊपर, अंदर नहीं। तो वो क्या करता है, अब वो जो वाटर सॉलिड है वो ऊपर फ्लोट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ आइस, फॉर्मिंग अ लेयर ऑफ आइस विद लिक्विड वाटर अंडरनीथ। अब जो आइस की जो लेयर है वो ऊपर सरफेस पे फॉर्म कर रहा है, और जो लिक्विड वाटर है वो नीचे है। तो ये जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं ना, हमारे एक्वाटिक इकोसिस्टम्स, ये आपका है जब भी आपके एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में आपके जो एनिमल्स हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि ऊपर लेयर बनती है आइस की और नीचे का एनवायरनमेंट हमारा कूल रहता है विद वाटर लिक्विड फॉर्म में। तो हमारे पास एक डेंसिटी की प्रॉपर्टी है वाटर की, और वाटर इज़ द मोस्ट डेंस सॉल्वेंट। ये बता दूं आपको, वाटर इज़ वेरी डेंसर, वेरी डेंस सॉल्वेंट। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है इसकी कोहेजन। कोहेजन का मतलब क्या है हमारे पास, स्टिक टुगेदर, स्टिक टुगेदर। अब देखें, वाटर के अंदर हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उसकी वजह से क्या है, वाटर के ऊपर हाई कोहेजन प्रॉपर्टी, यानी कि हाई स्टिकनेस है वाटर के अंदर, क्योंकि उसकी जो स्टिकनेस है मॉलिक्यूल्स के अंदर वो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स है। सो वाटर हैज़ हाई कोहेजन। This explains why long columns of water can be sucked up tall trees by transpiration without breaking. It also explains surface tension which allows the small animals to walk on water. आसान है। जाइलम है हमारे पास प्लांट के अंदर, वो हमारे पास बिकॉज ऑफ द स्टिकनेस ऑफ वाटर वो एक तरीके से विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड्स हमारे पास जो है वाटर सख्त कर लेता है। कोहेजन की प्रॉपर्टी की मदद से प्लांट्स के अंदर जाइलम हमारा वाटर सक कर लेता है। और जो हमारे पास सरफेस टेंशन होती है, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो सरफेस पर हैं वाटर के, ये भी हमारे पास कोहेजन की प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास स्टेबल रहते हैं। तो ये भी एक मेन प्रॉपर्टी है कोहेजन वाटर की। नंबर 7, आयोनाइजेशन। अभी हम पढ़ चुके हैं आयोनाइजेशन। ठीक है, आयोनाइजेशन का मतलब क्या, जब भी कोई सॉल्ट आपका पॉजिटिव, ठीक है, फॉर एग्जांपल NaCl है, Na गया वाटर के अंदर, NaCl पूरा कंपाउंड गया, यानी कि टेबल सॉल्ट नमक, तो वो Na आपका प्लस में हो गया और Cl आपका माइनस में हो गया। तो ये आप आयोनाइजिंग प्रॉपर्टी हो गई वाटर की।
तो मैनी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर वीक एसिड्स। अब जो आपके बहुत ज़्यादा कुछ हैं, कुछ वीक एसिड्स होते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, फिर एसीटेट हो गया, या फिर अगर हम वाटर की एक और बात करें ना, वाटर H2O रिवर्सिबल रिएक्शन में किया तो H प्लस और OH माइनस आयन्स में हो गया। तो ये भी इसकी एक आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी है कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जब कोई चीज़ जाती है तो वाटर अपने आप को डिसोसिएट कर लेता है H प्लस और OH माइनस के अंदर। तो ये इसकी आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो वीक एसिड जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया CH3COOH, या फिर एसीटेट हो गया CH3COO, तो वो सब भी हमारे पास वाटर के अंदर आयोनाइज जाते हैं, जैसे हमारे पास NaCl होता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई। नंबर 8 प्रॉपर्टी हमारे पास हो गई pH। pH की अगर हम बात करें, हमारे पास जो H प्लस आयन्स होते हैं उससे हम कहते हैं प्रोटॉन्स। वेट, H प्लस आयन्स को हम कहते हैं प्रोटॉन्स। तो जो बहुत सारे हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हैं ना बायोलॉजिकल, वो वाटर के अंदर होते हैं। अब जो वाटर है ना वो pH सेंसिटिव है। प्योर वाटर कैन नॉट बफर चेंजेस इन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। जो हमारे पास प्योर वाटर है ना, वो कोई बफर के तौर पर एक्ट नहीं करती कि आपने pH चेंज कर दी तो उसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं पड़ा। वाटर की pH चेंज करने से अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो बफर नहीं है। बफर का मतलब यही होता है कि कोई भी चेंज को वो ओवरकम कर जाए, हटा दे, मगर वाटर एक बफर नहीं है। सो इज़ नॉट अ बफर एंड कैन ईजिली बी चेंज टू एनी pH। किसी भी pH के अंदर वाटर चेंज हो सकती है। अब जो हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म्स की, और जो टिश्यू फ्लूइड्स हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो हमारे पास अच्छे बफर के तौर पर एक्ट करते हैं। और उनका कुदरत ने निज़ाम ये रखा है कि pH होती है 7 से लेकर 8 साइटोप्लाज्म के अंदर या फिर टिश्यू फ्लूइड के अंदर। वो एक बफर के तौर पर एक्ट करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उनके अंदर कोई भी चेंज अगर हम करेंगे तो जाहिर सी बात है बॉडी का तो पूरा फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो नेचर ने हमारे पास ये बफर प्रॉपर्टी रखी है pH की वाटर के अंदर, साइटोप्लाज्म और टिश्यूज़ के अंदर। वैसे वाटर एक बफर सॉल्यूशन एक्ट नहीं करता, तो ये भी एक मेन चीज़ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है और भी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अगर हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट मीडियम के अंदर, तो आप देखें कि वाटर ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पर भी एक्ट करता है। जितने भी हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जाइलम और फ्लोम का सिस्टम है प्लांट्स के अंदर, वो भी ट्रांसपोर्ट मीडियम के ज़रिए, वाटर के ज़रिए होता है। वाटर एक स्टेबिलिटी मेंटेन करता है किसके अंदर, मेम्ब्रेन्स के अंदर, प्रोटीन्स के अंदर, और जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर होता है उनके अंदर भी वाटर हमारे पास स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। कांस्टेंट एनवायरनमेंट अभी हमने पढ़ा, क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, कि कांस्टेंट एनवायरनमेंट हमें वाटर प्रोवाइड करता है। प्रिवेंट्स द सेल्यूलर एनवायरनमेंट टू बी फ्रीज। कांस्टेंट टेम्परेचर की मदद से आपका हर एनवायरनमेंट कभी आइस की तौर पर नहीं एक्ट करता, फ्रीज़ नहीं होता। ये भी कुदरत ने एक अच्छी चीज़ रखी है। ट्रांसलोकेशन की अगर हम बात करें, वाटर जो है जाइलम लेता है प्लांट्स ड्यू टू हाई सरफेस टेंशन कोहेजन प्रॉपर्टी, और जितना भी रिएजेंट है केमिकल रिएक्शन वाटर की मदद से होता है। तो हमारे पास वाटर के हमारे पास पूरा एक टॉपिक कवर हो गया। तो अभी हमने कौन कौन से एसएलओस कवर किए, डिफाइन क्लासीफाई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, डिस्क्राइब बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, पोलैरिटी, हाइड्रोलिसिस, स्पेसिफिक हीट, वाटर एज सॉल्वेंट, रिएजेंट, डेंसिटी, कोहेजन, आयोनाइजेशन। हमने हाइड्रोलिसिस नहीं किया, तो मैं हाइड्रोलिसिस बता देता हूँ। हाइड्रोलिसिस क्या होता है यहीं पे बता देता हूँ। हाइड्रोलिसिस क्या है, स्प्लिटिंग विद वाटर प्रोसेस इन विच वन लार्जर मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू 2 मोनोमर्स बाय एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। भाई आपने फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल लिया, उसको आपने स्प्लिट करा दिया 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बाय द एडिशन ऑफ वाटर। ख़त्म हो गई बात। H प्लस और OH माइनस, वाटर के एडिशन की मदद से, प्रोटॉन की मदद से और एसिड की मदद से वाटर आपका हाइड्रोलाइज्ड हो गया। यानी कि उससे हम प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, एक बड़े कंपाउंड को छोटे कंपाउंड में वाटर के एडिशन की मदद से कन्वर्ट करना, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। तो हमारे पास ये वाटर की हाइड्रोलिसिस प्रॉपर्टी भी हो गई कंप्लीट। तो अब हम चलते हैं दूसरे चीज़ के ऊपर, हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर हम बात करते हैं, चलें आ जाएं। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ गए, अब हम शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, तो हमारे पास हमने पढ़ा मैक्रो मॉलिक्यूल्स में है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और जो हैं क्या कहते हैं लिपिड्स हैं। ये सब हमारे पास क्या हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो मैक्रो मॉलिक्यूल की अभी हमने, माइक्रो मॉलिक्यूल तो हमने वाटर पढ़ लिया, मैक्रो मॉलिक्यूल हम पढ़ेंगे अभी कार्बोहाइड्रेट्स।
मैक्रोमोलिक्यूल। तो कार्बोहाइड्रेट्स के जो हम टाइप्स हैं, सबसे पहले तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिफ़ाइन करते हैं कि भाई इनमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। और जो इसकी एक और डेफिनेशन है, इससे हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अच्छी डेफिनेशन है। जैसे हम कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन्स, हाइड्रेटेड कार्बन्स। तो ये 3 डेफिनेशंस हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब अगर आप देखें तो कार्बोहाइड्रेट में से ग्लूकोज है, तो और तो एल्डिहाइड वो एल्डोज शुगर है, तो उसमें हमारे पास काफ़ी OH ग्रुप्स होते हैं, हाइड्रोक्सल ग्रुप्स। तो उसे हम इसलिए कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स। तो ये हमारे पास डेफिनेशन होगी कार्बोहाइड्रेट की। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अब हम पढ़ते हैं इसकी टाइप्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स। तो सबसे पहले अगर हम कार्बोहाइड्रेट की टाइप पढ़ें तो हमारे पास है, क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स, जिसको हम एक और नाम देते हैं सिंपल शुगर। सिंपल शुगर्स का दूसरा नाम है मोनोसैकेराइड्स। और इनका जो जनरल फार्मूला है वो बहुत ही आसान है। हमें पता है H2O होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया H2O। और यहाँ पे हमने लगा दिया, क्योंकि हाइड्रेटेड कार्बन जो होते हैं, तो यहाँ हमने कार्बन लगा दिया और यहाँ हमने एक ब्रैकेट बना दिया और यहाँ पे हमने N लगा दिया। अब जो आपके पास N है ना, ये आपके पास 3 से लेकर 7 नंबर तक हो सकता है कोई भी। तो यहाँ हमारे पास मोनोसैकेराइड का फार्मूला है। और जो मोस्ट कॉमन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड के हमारे पास एग्जाम्पल है, वो हमारे पास है ग्लूकोज। स्ट्रक्चर मैं बनाना चाहूँ तो बना लूँ, मगर क्योंकि PMDC में स्ट्रक्चर्स का कोई काम नहीं है, सिर्फ आपको MCQ में पूछ सकते हैं, वो स्ट्रक्चर्स नहीं देते, वो आपके स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो स्ट्रक्चर अगर हम ग्लूकोज का डिफ़ाइन करें तो 6 कार्बन शुगर है, 6 कार्बन, या फिर हेक्सोस कह सकते हैं इसे हम, ठीक है। और इसका जो फार्मूला है C6H12O6। ख़त्म हो गई बात। ग्लूकोज का भी यही है, फ्रक्टोज भी यही है। फ्रक्टोज आपके पास 5 कार्बन शुगर है, और जो है हमारे पास वो हमारे पास फ्रक्टोज भी 6 कार्बन शुगर है। और फ्रक्टोज आई थिंक 5 कार्बन शुगर है, या 5 कार्बन शुगर है हमारे पास फ्रक्टोज, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 कार्बन है और 5 कार्बन शुगर हमारे पास है फ्रक्टोज। और जो है C6H12O6 हमारे पास फार्मूला है इनका मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज का। राइबोज भी इसकी एग्जाम्पल है, मैं लिख देता हूँ, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज, ठीक है। तो ये आपके पास हो गई इसकी टाइप। अगर मैं एक थोड़ा स्ट्रक्चर दिखा दूँ ना इसका, ग्लूकोज वगैरह का और फ्रक्टोज का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ। फ्रक्टोज स्ट्रक्चर में दिखा देता हूँ। ये हमारे पास फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर द फ्रक्टोज? 6 कार्बन शुगर है हमारे पास फ्रक्टोज, 5 नहीं 6 कार्बन शुगर है। ग्लूकोज भी 6 कार्बन शुगर है, और राइबोज भी एग्जाम्पल है हमारे पास इसकी। तो यहाँ पास स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज और ग्लूकोज का, तो ये आप देख सकते हैं, दोनों 6 कार्बन शुगर हैं। और इनका जो ग्रुप है बता देता हूँ मोनोसैकेराइड्स में। ग्लूकोज हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, और फ्रक्टोज हमारे पास कीटोनिक ग्रुप है, कीटोन ग्रुप। तो ये मेन चीज़ है। अगर हम इसको कहें, ग्लूकोज को एक और नाम दे देते हैं ग्लूकोपाइरानोस, ग्लूकोपाइरानोस। अगर हम इसका ब्रांच्ड चेन में स्ट्रक्चर बनाएं तो हम कहते हैं ग्लूकोपाइरानोस। फ्रक्टोज का अगर हम ब्रांच चेन में स्ट्रक्चर बनाएं तो हम उसे कहते हैं फ्रक्टोफ्यूरानोस, ठीक है,
फ्यूरानोस। तो ये हमारे पास एक मेन चीज़ है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे। हमारे पास है डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स भी कह सकते हैं, और जो मेन टाइप है इसकी हम उसे कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स की सेकंड टाइप है ओलिगोसैकेराइड्स, जिसके अंदर अगर हम बात करें ना, अच्छा मोनोसैकेराइड्स की कौन बात बता दूँ। मोनोसैकेराइड्स जो है ना आपके सिंपल शुगर्स हैं, ये किसी और शुगर यूनिट में हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। शुगर यूनिट्स और शुगर यूनिट्स में हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो सकते। मतलब इन ये लास्ट यानी कि लीस्ट हैं और बहुत छोटे हैं, इनसे ज़्यादा आपके पास और हाइड्रोलाइजेशन पावर नहीं होती, यानी कि ये आपके पास मज़ीद हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते सिंपलर यूनिट्स में। यही सिंपलर यूनिट्स हैं। अब जब हम बात करेंगे ओलिगोसैकेराइड्स की, ये आपके पास हाइड्रोलाइजेशन पे 2 से लेकर 10 सिंपलर शुगर यूनिट देते हैं। सिंपल शुगर यूनिट्स ओलिगोसैकेराइड्स। अगर 2 मोनोमर्स देंगे तो हम कहेंगे डाइसैकेराइड्स, 3 देंगे तो ट्राइसैकेराइड्स, 4 देंगे तो टेट्रासैकेराइड्स। ठीक है। अच्छा, अगर हम डाइसैकेराइड्स की बात करें ना, तो इसमें हमारे पास 2 मोनोमर्स कंबाइन होते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल लें, यानी कि फॉर एग्जांपल सक्रोस डाइसैकेराइड्स, तो सक्रोज हमारे पास किन से बन के मिलता है? हमारे पास जो सक्रोज है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बनता है। तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज आपके पास बनेगा सक्रोज, और जब सक्रोज आपका हाइड्रोलाइज्ड होगा, यानी कि ये हमारे पास एक डाइसैकेराइड है, तो ये हमारे पास 2 सिंपलर शुगर यूनिट्स में हाइड्रोलाइज्ड हो गया, तो इसे हम कहते हैं डाइसैकेराइड्स। और जो ये 2 हमारे पास मोनोमर्स हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये आपस में जिस बॉन्ड से कनेक्ट हैं, याद रखना ये वाला पॉइंट, जिस बॉन्ड से कनेक्ट हैं उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब भी ओलिगोसैकेराइड्स या डाइसैकेराइड्स या फिर पॉलीसैकेराइड, जब नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे, कंबाइन हो बॉन्ड के ज़रिए, जब कोई वो सैकेराइड बना रहे हों, यानी कि मोनोसैकेराइड्स आपके कोई डाइसैकेराइड बना रहे हैं पॉलीसैकेराइड, तो वो किस बॉन्ड से कंबाइन होते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये मेन चीज़ है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसके ज़रिए। तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए कंबाइन होते हैं आपस में, और जब ये कंबाइन होते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज़ करते हैं। ये भी बता दूँ मैं, द रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, H2O भी रिलीज़ करते हैं। तो हमने इसकी एग्जांपल पढ़ी सक्रोस। एक और पढ़ लेते हैं, हमारे पास है माल्टोस। एक और पढ़ लेते हैं लैक्टोस। सक्रोस को हम कहते हैं केन शुगर, और जो हमारे पास मेन शुगर है वो केन शुगर यानी कि सक्रोस ही है। ठीक है। और जो हमारे पास लैक्टोज है उसे हम कहते हैं मिल्क शुगर, और जो मिल्क यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स में होती है माल्टोज यानी कि माल्ट शुगर। माल्ट शुगर, और जो है आपकी ये जो कहते हैं स्टार्च, जब हमारा अमाइलेज से डाइजेस्ट होता है ना, तो वो स्टार्च हमारे पास 2 ग्लूकोज के यूनिट्स में कन्वर्ट कर देता है। अमाइलेज की मदद से स्टार्च हमारे पास 2, स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, स्टार्च को डाइजेस्ट किया एंजाइम अमाइलेज ने 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बना दिए, और वो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हुए तो उन्होंने बना दिया माल्टोस। सक्रोज हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना। लैक्टोज हमारे पास किससे बना? गैलेक्टोज और ग्लूकोज से। गैलेक्टोज भी हमारे पास एक मोनोसैकेराइड है, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज कंबाइन होकर आपको बनाएंगे लैक्टोज। ठीक है, ये भी एक अच्छी हमारे पास चीज़ है। मैमेलियन मिल्क के अंदर भी काम होता है लैक्टोज का, सही है। और मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो छोटे बच्चों के नहीं होती है मिल्क के अंदर, वो लैक्टोज में होती है। सक्रोज हमारे पास जो है क्या कहते हैं प्लांट्स के अंदर होता है, और ट्रांसपोर्टिंग शुगर है हमारे पास। और जो सक्रोज जो हमारे पास लेस रिएक्टिव है उससे, ग्लूकोज से। माल्टोज हमारे पास जो बीर जो होती है ना, बीर, उसकी जो हमारे पास एक इंडस्ट्री होती है, उसमें हमारे पास जर्मिनेटेड बार्ले होता है, तो उसके अंदर हमारे पास माल्टोस होता है। ब्रूइंग इंडस्ट्री में होता है हमारे पास माल्टोस। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं, अभी हमने पढ़ा मोनोसैकेराइड, इनके बारे में बता दूं। ये हमारे पास होते हैं स्वीट इन टेस्ट और सॉल्यूबल इन वाटर। हालांकि डाइसैकेराइड्स या ओलिगोसैकेराइड्स एक ही बात है। ये हमारे पास जो होते हैं लेस स्वीट इन टेस्ट
और लेस सॉल्युबल इन वाटर, लेस इन वाटर मीन्स लेस सॉल्युबल इन वाटर। और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम हमारे पास है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स की अगर हम बात करें, अभी हमने पढ़ा डायसेक्राइड्स 2 मोनोमर्स कंबाइन होंगे, ठीक है, और वो टूटने पर 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड्स देंगे। पॉलीसेक्राइड्स में क्या है, लॉन्ग चेन है, बहुत ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स हैं, ज्वाइन टुगेदर किससे हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। मेन चीज़ हो गई इसकी एग्जाम्पल अगर हम पढ़ें, स्टार्च हमें पता है सबसे मेन चीज़ प्लांट के जो हमारे पास स्टोरेज प्रोडक्ट है, प्लांट स्टोरेज प्रोडक्ट इज स्टार्च विच इज़ पॉलीसेक्राइड, प्लांट स्टोरेज प्रोडक्ट इज पॉलीसेक्राइड, ठीक है। और जो है हमारे पास एक और एग्जांपल है ग्लाइकोजन, एनिमल स्टोरेज प्रोडक्ट, एनर्जी सोर्स फॉर लिवर और किडनी के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है, और ग्लूकोज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है ग्लाइकोजन। कुछ हमारे पास जैसे कि हमने पढ़ा था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास ग्लाइकोजन स्टोर होता है लिवर के अंदर, वो ग्लूकोज एनर्जी रिलीज़ करता है ब्रेक डाउन के लिए। और सेल्यूलोज है हमारे पास एग्जाम्पल, सेल्यूलोज हमारे पास प्लांट की सेल वॉल्स के अंदर काम आता है, प्लांट सेल वॉल्स के अंदर, ये हमारे पास मेन है। तो ये हमारे पास इनकी थोड़ी बातें थी जो हमारे पास थी। अच्छा, अगर हम बात करें, एक हमारे पास नाम है अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च हमारे पास अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से मिलकर बना होता है, और जो अमाइलोपेक्टिन है वो सिमिलर इन स्ट्रक्चर है ग्लाइकोजन के, और ग्लाइकोजन अमाइलोपेक्टिन से सिमिलर है, और अमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, ये बता दूं मैं आपको बात। और जो है बिकॉज अमाइलोपेक्टिन इज ब्रांच इन स्ट्रक्चर, ग्लाइकोजन इज ऑल्सो ब्रांच इन स्ट्रक्चर, और यानी कि ब्रांच्ड स्ट्रक्चर यानी कि हाईली ब्रोकन डाउन हो जाएगा ग्लूकोज के अंदर फॉर एनर्जी। ग्लाइकोजन ब्रांच स्ट्रक्चर है सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच स्ट्रक्चर है तो ग्लाइकोजन भी ब्रांच स्ट्रक्चर हुआ, और दोनों यानी कि ग्लाइकोजन आपका ब्रांचिंग की वजह से मोबिलाइज्ड हो गया, ब्रोक डाउन हो गया, ब्रेक हो गया ग्लूकोज के अंदर फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये भी आपको पता चल गया। और भी पॉलीसेक्राइड्स हैं, काइटिन हो गया, काइटिन आपकी फंजाई और इंसेक्ट्स की सेल वॉल्स के लिए होता है, पेक्टिन हो गया प्लांट्स की सेल वॉल की नहीं है, आगर हो गया AGAR बैक्टीरियल सेल वॉल, सॉरी LG सेल वॉल की नहीं है, LG जो हमारे पास होते हैं, और म्यूरिन हो गया हमारे पास बैक्टीरिया, लिग्निन हो गया हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है, जाइलम सेल्स की जो वॉल्स होती हैं लिग्निन से बनती हैं, वुड की जो वॉल होती है लिग्निन से बनती है, हमारे पास सब पॉलीसेक्राइड्स हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये ख़त्म हुआ कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक। देखते हैं हमने कहाँ तक पढ़ लिया। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास ख़त्म हो गया। डिस्कस कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेक्राइड्स, ग्लूकोज, ओलिगोसेक्राइड्स, केन शुगर्स, सक्रोज, लैक्टोज, पॉलीसेक्राइड, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम बात करेंगे प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। प्रोटीन्स पढ़ लेते हैं हम, फिर पहले प्रोटीन्स पढ़ लेते हैं हम पहले। तो प्रोटीन को अगर हम बात करें तो प्रोटीन हमारे पास क्या हैं, बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं, और ये हमारे पास अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। और अमाइनो एसिड्स किन से मिलकर बने होते हैं, 5 एलिमेंट से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, ठीक है। और अगर मैं आपको अमाइनो एसिड का एक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊँ ना, तो हमारे पास ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, जहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा कार्बन है, हमें पता है अल्फ़ा कार्बन किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ जो अटैच होता है वो कार्बन अल्फ़ा होता है। यहाँ पर हमारे पास R है, अब ये R आपके पास H भी हो सकता है और CH भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, मिथाइल ग्रुप या हाइड्रोजन ग्रुप। और यहाँ पे आपके पास हो गया नीचे H, और यहाँ पे आपके पास हो गया H2N अमाइनो ग्रुप। तो ये हमारे पास अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, इससे मिलकर हमारे पास प्रोटीन्स बने होते हैं। और हमारे पास तकरीबन जो है क्या कहते हैं 40,000 हमारे पास अमाइनो एसिड्स जो हैं टोटल हमारे पास डिस्कवर हैं, सॉरी 40,000 नहीं, बहुत सारी टाइप्स हैं, यानी कि 170 अमाइनो एसिड्स हम कह सकते हैं। 170 अमाइनो एसिड मैं आपको एक दिखा देता हूँ,
नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड्स, ताकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। कहाँ गया, ये रहा, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स टाइप्स। देखें हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं, असेंशियल, नॉन असेंशियल। ये हमारे पास इतना वो नहीं है। 20 टाइप्स ऐसे हैं वैसे अमाइनो एसिड्स की, और 170 अमाइनो एसिड्स हमारे पास हैं इन टाइप्स के अंदर टोटल। 170 अमाइनो एसिड्स, बिल्कुल 170 अमाइनो एसिड्स होते हैं हमारे पास 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स के अंदर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन का जो मैं स्ट्रक्चर है वो बताऊँ थोड़ा। प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमारे पास जो है, कोलेजन है। कोलेजन कहाँ पर होता है, बोन, कार्टिलेज, टेंडन। केराटिन है हेयर के अंदर, एक्टिन है मसल्स के अंदर। एंजाइम्स हमारे पास प्रोटीन नेचर हैं, अमाइलेज, पेप्सिन, कैटालेज, 10,000 से ज़्यादा हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास हेमोग्लोबिन है, वो भी प्रोटीन नेचर है, सही है। और जो हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप्स होते हैं हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में, वो भी हमारे पास जो है प्रोटीन्स हैं। और जो है हार्मोन्स में हमारे पास इंसुलिन आ गया, ग्लूकागॉन आ गया, प्रोटीन नेचर हैं। रिसेप्टर्स हमारे पास जो होते हैं, लाइट रिसेप्टर जो रेटिना के अंदर होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। एंटीबॉडीज़ हमारे पास, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमारे पास प्रोटीन्स नेचर होती हैं। एल्बुमिन्स हमारे पास एग के अंदर होते हैं, प्रोटीन होता है। कैसीन जो मिल्क के अंदर होता है, प्रोटीन होता है। और जो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए फिब्रिनोजिन, थ्रोम्बिन। और लुब्रिकेशन के लिए ग्लाइकोप्रोटीन्स हमारे पास, जो साइनोवियल फ्रूट होता है उसके अंदर हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता है प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो है प्राइमरी। तो प्राइमरी का अगर बताऊं तो सीक्वेंस ऑफ तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। और इसे हम सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स ड्यू टू पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड्स जो आपके पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। यानी कि ये एक पेप्टाइड बॉन्ड है और इसमें जो आपका पॉलीपेप्टाइड चेन का सीक्वेंस है अमाइनो एसिड्स का, इसे हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, सिंपलेस्ट है हमारे पास इंसुलिन प्राइमरी स्ट्रक्चर में, या फिर हम एक और ले सकते हैं इसकी एग्जांपल। मेरे हिसाब से कौन सी दूँ एग्जांपल, इंसुलिन हो गई एक, और आपके पास ग्लाइसिन। ग्लाइसिन भी एक सिंपल हमारे पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड है। वैसे तो ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है, सॉरी, मगर ये सिंपल अमाइनो एसिड हम सिर्फ प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड चेन में काउंट कर सकते हैं, मगर इसकी एग्जांपल हमारे पास है इंसुलिन, ठीक है। दूसरा हमारे पास है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट। ये देखें, ये हमारे पास अल्फा हेलिक्स है, जिगजैग अरेंजमेंट या फिर स्पाइरल अरेंजमेंट, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और ये हमारे पास जो होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से होता है हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। और इसकी एग्जांपल आपको दे दी मैंने, और इसकी एक और एग्जांपल अगर मैं, सॉरी ये इसकी एग्जांपल ही है, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट सेकेंडरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक और है हमारे पास टर्शियरी। टर्शियरी में क्या होता है, आपके पास सिंपल यूनिट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन आपका फोल्ड हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, और फोल्ड होकर आपका वो ग्लोब्यूलर शेप बन जाता है, ग्लोब्यूलर शेप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब जो इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो होते हैं आयोनिक, डाइसल्फाइड और हाइड्रोजन। फोल्डिंग एंड एक्वायर्स ग्लोबुलर शेप इज नोन एज टर्शियरी स्ट्रक्चर,
और इसके जो बॉन्ड्स हैं आयोनिक, डाइसल्फाइड और हाइड्रोजन, जैसे कि इस टाइप का आपका ग्लोबुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो उससे हम कहेंगे टर्शरी। और इसकी जो एग्जांपल है वो मैं दे सकता हूँ इसकी मायोग्लोबिन। हाँ, मायोग्लोबिन इसकी एग्जांपल है। और अगर मैं एक और स्ट्रक्चर की बात करूँ, क्वाटर्नरी, इसमें क्या होता है, दो पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में आके फोल्ड हो जाती हैं, ठीक है। और वो कुछ, एक तो पॉलीपेप्टाइड चेन ये हो गई और दूसरी भी ये आ गई, तो इसको हम कहते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास बॉन्ड होते हैं वो होती है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स अंदर होते हैं और हाइड्रोफिलिक बाहर होते हैं। अंदर के बॉन्ड्स हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होती हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं। तो ये भी हमारे पास याद करने वाली चीज़ है। और उसकी एग्जांपल हमारे पास है हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोटीन का सारा स्ट्रक्चर वगैरह हो गया। और प्रोटीन का फंक्शन अगर मैं आपको बताना चलूँ तो आपको बता दिए मैंने सारे स्ट्रक्चर, एंजाइम में, ट्रांसपोर्ट में, पम्प्स में, मोटर्स में, हार्मोन्स में, एंटीबॉडीज़, स्टोरेज, ये सब वगैरह, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं हमने कहाँ तक एसएलओ कवर किया अपना। एसएलओ हमारे पास डिफाइन प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, ये भी हो गया, टिक मार्क कर लेता हूँ मैं। अब हम पढ़ेंगे लिपिड्स, ठीक है। लिपिड्स पे आ जाते हैं हम। तो अब हम पढ़ेंगे लिपिड्स। तो लिपिड्स हमारे पास जो हैं कैसे डिफ़ाइन करेंगे, हेटेरोजीनस, यानी कि डिफरेंट कंपाउंड्स, हेटेरोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, और इसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक, यानी कि वाटर हेटिंग, कंपोज ऑफ द एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। और लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स। एक तरीका ये भी डिफ़ाइन करने का, फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब लिपिड्स में अगर हम बात करें तो हमारे पास हैं ट्राइग्लाइसराइड्स। बहुत ही आसान है ट्राइग्लाइसराइड्स को डिफ़ाइन करना। इसे हम कहते हैं फैट्स और ऑयल्स भी कह सकते हैं। और सिंपल लिपिड्स हैं ये ट्राइग्लाइसराइड्स, फैट्स और ऑयल्स कहते हैं। मेड अप ऑफ ग्लाइसरॉल या ग्लिसरॉल, एक ही बात है, एक मिनट, मेड अप ऑफ ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ग्लिसरॉल का फार्मूला होता है CH2 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 सॉरी CH2CH OH OH OH। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल ग्लाइसरॉल। फैटी एसिड्स बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इससे मिलकर हमारे पास ट्राइग्लाइसराइड्स बनते हैं और जिनका मेन फंक्शन है ये इनसॉल्युबल इन वाटर हैं, इनसॉल्युबल इन H2O वाटर। और जो है आपके पास इनका तो मेन फंक्शन है, दे आर यूज्ड फॉर स्टोरेज, इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन इन फैटी टिश्यू या एडिपोज टिश्यू। जो हमारे पास फैटी टिश्यू होता है हमारे पास फाउंड अंडर द स्किन, जो हमारी सब क्यूटेनियस लेयर होती है हमारी स्किन की, उसके अंदर जो एडिपोज टिश्यू होता है उसके अंदर स्टोरेज और इंसुलेशन और प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास कायम करते हैं ट्राइग्लाइसराइड्स। और दे यील्ड मोर एनर्जी पर यूनिट मास, ज़्यादा एनर्जी यूज़ मतलब देते हैं हमें, यील्ड करते हैं, निकालते हैं ज़्यादा एनर्जी पर यूनिट मास देन अदर कंपाउंड्स, सो दैट दे आर गुड एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स ट्राइग्लाइसराइड्स, ठीक है। लिपिड्स की टाइप होगी ट्राइग्लाइसराइड्स। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड को हम कह सकते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, कॉन्जुगेट हो रहे हैं और एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, फॉस्फोलिपिड्स।
फॉस्फोलिपिड्स हैं ये, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है ट्राइग्लाइसराइड से, सिमिलर स्ट्रक्चर है। बस यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। मैं बना देता हूँ फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर, ये इस टाइप का होता है। ये जो हमारे पास का हेड होता है ना, ये आपके पास होता है, एक मिनट, फॉस्फोलिपिड में इसका जो हेड रीजन होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर लविंग, और ये जो टेल होती है हमारे पास हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि वाटर हीटिंग। और ये होती है हमारे पास लिपिड्स की टेल, यानी कि फैटी एसिड्स की टेल। और जो यहाँ पास ये है हाइड्रोफोबिक, ये आपके पास हैं फॉस्फेट ग्रुप का, फॉस्फोरस होता है यहाँ पर, इसलिए हम इसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं। तो फॉस्फोलिपिड सिमिलर स्ट्रक्चर ट्राइग्लाइसराइड्स, और फॉस्फेट ग्रुप है, वन फैटी एसिड चेन है, और फॉस्फेट के साथ डिफरेंट रीजन्स होते हैं हमारे पास। जो है पोलर रीजन हो गया हाइड्रोफिलिक, यानी कि वाटर के अंदर पोलर है तो वाटर भी पोलर है तो हाइड्रोफिलिक हो गया। नॉन पोलर हमारे पास 2 टेल्स होती हैं नॉन पोलर लिपिड्स और फैटी एसिड्स की, तो ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड है। और मेन फंक्शन इसका क्या है, कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। एक और टाइप है हमारे पास वैक्सिस। वैक्सिस हमें पता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स की चेन है, और अल्कोहल्स भी होते हैं वैक्सिस में, और फैटी एसिड्स भी होते हैं, और वाटर प्रूफिंग मटेरियल है। वैक्सिस क्या है, वाटर प्रूफिंग है। हमें पता है ना इंसेक्ट की जो एक्सोस्केलेटन होता है वाटर प्रूफिंग होती है, तो वाटर प्रूफिंग का मतलब वैक्सिस की होती है वो। और अब जो लीफ जो हमारे पास प्लांट्स की होती है उसकी जो क्यूटिकल्स होती है वो भी हमारे पास वैक्सिस की होती है, तो इसलिए हमारे पास ये एक वाटर बैरियर के तौर पर एक्ट करते हैं वैक्सिस। और स्टीरॉइड्स हमारे पास एक क्लास है, टर्पीन्स हमारे पास एक क्लास है। स्टेरॉइड्स बोलें तो हमारे पास हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल आ गया, बाइल सॉल्ट्स आ गए, स्टीरॉइड हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, ऑस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, ये सब हमारे पास लिपिड्स की क्लास हैं। टर्पीन्स हमारे पास हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं, वो विटामिन ए के होते हैं बने हुए, कैरोटीन होता है उसमें, और प्लांट के ऑयल्स होते हैं, और मेंथॉल एक कंपाउंड है वो होता है। और लिपिड्स हमारे पास अगर सैचुरेट है तो उसे हम कहते हैं सैचुरेट लिपिड को हम कहते हैं, सैचुरेट लिपिड को हम कहते हैं, यानी कि इसमें सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, उससे हम कहते हैं फैट्स। और अनसैचुरेटेड को हम कहते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड्स के होते हैं, तो हम उससे कहते हैं ऑयल्स, सही है। और ये भी एक कार्बोहाइड्रेट की तरह एनर्जी सोर्स हैं। अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो लिपिड हैं तो एनर्जी प्रोवाइड लिपिड करेंगे। और लिपिड्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल फंक्शन, इंक्लूड्स फॉस्फोलिपिड्स, स्टीरॉइड्स, लिपोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, सेल मेम्ब्रेन के लिए, एनर्जी स्टोरेज के लिए, ये सब हमारे पास लिपिड्स की क्लास हैं। तो ये भी बहुत एक मज़े की चीज़ है लिपिड्स के बारे में। और रूम टेम्परेचर पर तो अगर हम लिपिड्स देखा जाए तो वो हमारे पास वैसे तो लिक्विड ही होते हैं, मगर वैसे फ्रीजिंग टेम्परेचर में हमारे पास वो क्या कहते हैं, आपके पास वो होते हैं ऑयल्स, ठीक है। सॉरी, फ्रीजिंग पे हमारे पास फैट्स होते हैं, यानी कि फैट्स जमे हुए, और लिक्विड टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर वो लिक्विड होते हैं। एनिमल्स के अंदर मोस्टली वो लिक्विड होते हैं लिपिड्स हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास लिपिड्स भी यहाँ पे आई थिंक कवर हो गया है, और देखते हैं कहाँ तक कवर किया हमने लिपिड्स। ट्राइग्लाइसराइड, अल्कोहल, एस्टर्स, असाइल ग्लाइसरॉल, वो एक ही बात है। असाइल ग्लाइसरॉल भी हमारे पास वही होते हैं, एस्टर्स और फैटी एसिड्स, और ट्राइग्लाइसराइड्स, एस्टर्स और असाइल ग्लाइसरॉल एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, और लिपिड्स की जो ग्रेविटी होती है टोटल 0.8 होती है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 0.8 ग्रेविटी होती है लिपिड्स की, ठीक है। और यहाँ पर लिपिड्स कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे गिवन अकाउंट ऑफ आरएनए, बहुत ही आसान है आरएनए के बारे में, यहीं पढ़ लेते हैं हम। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए। आरएनए हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड है। आरएनए हमारे पास जो इसमें नाइट्रोजनस बेसिस है हमारे पास, इसमें हमारे पास एडेनिन के साथ थाइमीन के बजाय हमारे पास यूरेसिल आ जाता है, और गुआनिन और साइटोसिन पेयर अप करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। आरएनए इज़ मेन, आरएनए हमारे पास बोलें तो सिंथेसिस ऑफ क्या कहते हैं प्रोटीन्स के लिए, ठीक है। और एडेनिन और जो हमारे पास गुआनिन है वह हमारे पास होती हैं प्यूरिन बेसिस। प्यूरिन बेसिस बोलें तो
डबल रिंग स्ट्रक्चर्स, यानी कि इस तरह डबल रिंग अटैच होंगी। यूरेसिल और साइटोसिन या फिर थाइमीन जो डीएनए में होता है वो हमारे पास होती हैं पायरामिडीन बेसिस। यहाँ पास नाइट्रोजनस बेसिस की 2 टाइप्स हैं और उन टाइप्स के अंदर हमारे पास ये बेसिस हैं यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमीन। यहाँ पर सिंगल रिंग होती हैं। आरएनए हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड है, उसमें हमारे पास जो है क्या कहते हैं राइबोज शुगर मॉलिक्यूल होता है, न्यूक्लियोटाइड्स की कॉम्पोजिशन है और प्रोटीन्स की लिए सिंथेसिस करता है। अगर हम बात करें डिस्कस कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स के बारे में अगर हम बात करें तो एक मिनट। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का मतलब है जब 2 आपके मॉलिक्यूल्स कंबाइन, जैसे कार्बोहाइड्रेट या लिपिड हो गए तो ग्लाइकॉल लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन्स हो गए तो ग्लाइकॉल प्रोटीन्स। तो ये हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन के जो एक्स्ट्रा यानी कि सेल मैट्रिक्स के जो आउटर एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर होता है ना, सेल मैट्रिक्स एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर, उसके लिए हमारे पास ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स। और मोस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर सिक्रेशन जो परफॉर्म करते हैं वो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स, यानी कि सेल मैट्रिक्स के बाहर जो जितनी सिक्रेशंस होती हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स इन नेचर होती हैं। और ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स आपके सेल मैट्रिक्स के एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे हमारा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ख़त्म हुआ। अच्छा, मैं एक चीज़ मैंने शायद रह गई थी बताना, वो बता देता हूँ। एक चीज़ हमारी यहाँ पे रह गई थी बताने की नहीं है। हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेक्राइड्स, स्वीट इन टेस्ट, सॉल्युबल इन वाटर, डाइसेक्राइड्स लेस स्वीट इन टेस्ट, लेस सॉल्युबल इन वाटर। पॉलीसेक्राइड्स आपके पास टेस्टलेस होंगे, टेस्टलेस और इनसॉल्युबल वाटर। तो यहाँ पे हमारे पास पहला चैप्टर ख़त्म हुआ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स।